मित्रों, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित श्रीलाल शुक्ल जन्म शती संगोष्ठी के अंतिम सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, यह सत्र है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासेतर साहित्य पर केंद्रित। इसके पहले हमने उनके व्यक्तित्व पर केंद्रित एक सत्र सुना, उनके उपन्यासों पर केंद्रित एक सत्र हम लोगों ने रखा था, और इस सत्र में उनकी कहानियों पर, उनके जो उपन्यास के अलावा जो दूसरी विधाओं में उन्होंने जो काम किया है उन सब पर, व्यंग्य पर और जो संस्मरण है, आलोचनाएं हैं, बहुत सी अन्य विधाएं हैं। मुझे लगता है कि कहीं मैंने पढ़ा था कि नाटक को छोड़ करके उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा। तो इस सत्र में उम्मीद है कि उन पर कुछ न कुछ हर विधा पर बात हो पाएगी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसकी अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर रेखा अवस्थी जी को कि कृपया वे मंच पर आए। और इस सत्र में हमारे साथ श्री राजकुमार गौतम जी और श्री सुभाष संगर जी, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप मित्रों, मैं हमारे वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। डॉक्टर रेखा अवस्थी जी प्रतिष्ठित आलोचक और संपादक है। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त प्राध्यापिका है। प्रगतिवाद और समानांतर साहित्य नामक आपकी आलोचना पुस्तक है, और देवी शंकर अवस्थी रचनावली सहित प्रेमचंद, श्रीलाल शुक्ल, साहिर लुधियानवी, 1857 की क्रांति पर केंद्रित कई पुस्तकों का आपने संपादन किया। नया पथ पत्रिका की 15 वर्षों तक आप सहयोगी संपादक रहे। तालियों से कृपया इसका अभिनंदन करें। और हमारे बीच है श्री राजकुमार गौतम जी, जो हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार है। आपके 6 कहानी संग्रह, 2 व्यंग्य संग्रह, 1 उपन्यास तथा 3 संपादित पुस्तकें प्रकाशित है। प्रचुर मात्रा में आपने समीक्षात्मक लेखन भी किया है। आपको हिंदी अकादमी दिल्ली, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आदि संस्थाओं के पुरस्कार सम्मान प्राप्त है। कृपया इनका भी अभिनंदन किया जाए। और हमारे बीच में श्री सुभाष सुंदर जी, जो हिंदी के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार और आलोचक है। व्यंग्य की 24 पुस्तकों सहित कुल 53 पुस्तकें आपकी प्रकाशित है। हिंदी व्यंग्य साहित्य, हिंदी व्यंग्य का इतिहास पुस्तक के आप यशस्वी लेखक है। 100 से अधिक टीवी रेडियो धारावाहिकों का आपने लेखन किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, व्यंग्य श्री सम्मान, शरद जोशी सम्मान, हरिशंकर परसाई सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मान आपको प्राप्त है। तो हम अपने तीनों वक्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं श्री राजकुमार गौतम जी। कॉल में शेष रह गए साहित्यिक बंधु, श्रीलाल शुक्ल जी पर सुबह से हम लोग उनका 50 साल का लेखन, इतना प्रचुर लेखन, उसे एक दिन में इसके कुछ पूर्ण देख पाना भी अपना में मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी मशक्क़त है। लेकिन साहित्य अकादमी की ये जो पहल है, हालांकि वो सभी लेखकों के लिए करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह से इतने लोगों का जुटान होना शायद श्रीलाल जी की सर्वमान्यता को
प्रखरता से हमारे सामने ला। तो मेरा भी मन तो बहुत था कि जो उनका प्रचलित साहित्य है उस पर मैं कुछ बात करूं, लेकिन ये भी ठीक है कि हर एक लेखक कुछ इस तरह की चीज़ें जो उपविधाओं में लिखता है उस पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। यहाँ एक थोड़ी दिक्कत मैं आप लोगों को बतला दूँ कि जो प्रकाशनों का रवैया होता है वो प्राय ये होता है कि जो उपन्यास जो किताब चल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान है, बाकी जो नहीं चलने वाली किताबें हैं वो कैटलॉग में मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें खोजने जाओ तो शायद वो थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। इस ओर मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए प्रकाशनों को कि एक लेखक जिसका विराम लग गया है, जिसके लेखक को उसकी सारी चीज़ें कम से कम उपलब्ध रहें। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद श्रीलाल जी की रचनावली भी अभी प्रकाशित नहीं हुई। अगर संपूर्ण रचनाएं एक जगह हो तो पाठक के लिए भी और उसके खुद लेखक के लिए भी जिसका मूल्यांकन होना है उसके लिए काफ़ी संतोष की बात है। श्रीलाल जी से मेरी 2-4 मुलाकातें हैं, लेकिन वो कामकाजी संबंधी ज़्यादा थी। इस तरह का कोई स्तरीय जो एक मित्रता का भाव या एक अग्रज अनुज का भाव होता है उस तरह का नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, राजदरबारी को लेकर सुबह से बहुत चर्चा हो रही है और ये सही है कि लेखक के साथ कुछ उसकी कृतियाँ ऐसी होती हैं जो उसका पर्याय बन जाती है, और लेखक का ये निजी मत है कि वो कई बार उनसे निजी तौर पर थोड़ा चिढ़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं भी कोई बात होगी तो बाकी चीज़ों को अलग रख दिया जाता है और कुछ चीज़ों में रिड्यूस कर दिया जाता है। उनकी एक किताब आई थी कुछ साल पहले, कुछ ज़मीन में कुछ हवा, उसमें शायद उनके जहाँ तक अभी मुझे याद पड़ता है आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कुछ आलेख थे, दूरदर्शन परिचर्चा में उन्होंने भाग लिया, उसका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, उसकी समीक्षा मैंने की साक्षात्कार पत्रिका में 2 बार से। और मेरा ये स्वभाव रहा है कि जिस भी पुस्तक की समीक्षा होती थी तो मैं उसकी कटिंग लेखक को भेज दिया करता था। श्रीलाल जी का उत्तर आया और उन्होंने कहा कि मुझे इस समीक्षा में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें कहीं राजदरबारी का जिक्र नहीं। ये पत्र मेरे पास अभी मेरे ख्याल से मेरे कागज पर है। बहरहाल यहाँ हम उनकी कुछ चीज़ों की, चूँकि अंतिम सत्र है और काफ़ी बात हो चुकी है, तो मैं एक छोटा सी टिप्पणी उनके जो विधाओं की किताबें मुझे मिली उस पर मैं लिख कर लाया हूँ, उसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत। इसका शीर्षक मैंने देख दिया है श्रीलाल शुक्ल, लेखन कुछ और भी है। किसी भी महान साहित्यकार का स्मरण मात्र हमें यकायक एक बड़े वृत्त और उसकी परिधि के दायरे में ले जाता है। लेखक के कृतित्व को खंगालते हुए उसके व्यक्तित्व के ऊहापोह में फंसना भी अनिवार्य हो जाता है। अपने लेखन में मानव गरिमा के उत्थान पतन की कहानी वह आजीवन शब्दांकित करता है, और उसकी मूल विधा वह उपन्यास हो या काव्य उनसे अलग छिटक कर भी अन्य विधाओं में यदाकदा अंकुरित होने लगती है। 20वीं सदी के हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल के लेखन में भी यह तथ्य तलाशा जा सकता है। उपन्यास तथा व्यंग्य के बहुस्थापित लेखन के अतिरिक्त श्रीलाल शुक्ल ने कहानी, आलोचना, रेडियो तथा दूरदर्शन के लिए कुछ लेखन, एक बाल उपन्यास तथा मुख्यतः साहित्य अकादमी की भारतीय साहित्य के निर्माता प्रकाशन श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 2 दिग्गज साहित्यकारों भगवती चरण वर्मा तथा अमृतलाल नागर पर विनिबंध भी लिखे हैं। इन विनिबंधों को वे अपनी बातचीत में प्राय जीवनी कहकर पुकारते हैं। वर्ष 1989 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा के विनिबंध में वे लिखते हैं कि कोट है, भगवती चरण वर्मा आधुनिक भारतीय साहित्य के उन गिने चुने कृतिकारों में रहे हैं
जो साहित्य को जीवन के ही समान व्यापक और बहुरंगी समझकर उससे जुड़ते हैं और केवल एक या दो विधाओं या विषयों को अपनी सर्जना का माध्यम बनाकर अपनी संभावनाओं को परिसीमित नहीं होने देते। कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी नाटक, निबंध, हास्य व्यंग, इन सभी विधाओं में उन्होंने लिखा है। संभवतः श्रीलाल शुक्ल इस स्थापना को जितना भगवती बाबू के लिए स्थापित कर रहे थे उससे कहीं अधिक अपने लिए। बहरहाल जो सभी पाठक साहित्य अकादमी की उक्त श्रृंखला की प्रकाशन परंपरा से अवगत हैं वे जानते हैं कि भारतीय साहित्य के विशिष्ट और समादृत लेखक किसी जाने माने लेखक के द्वारा यहाँ कलमबद्ध होते हैं, मगर श्रीलाल जी द्वारा लिखी गई इन प्रस्तुतियों को निश्चित रूप से मानक विनिबंधों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भगवती बाबू और अमृतलाल नागर केंद्रित ये विनिबंध क्रमशः वर्ष 1989 और 1994 में प्रकाशित हुए। श्रीलाल जी द्वारा लिखित इन दोनों मोनोग्राफ में इतने महत्वपूर्ण साहित्यकारों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को ऐसी संपूर्णता देना उनके प्रयासों, प्रतिभा और प्रतिबद्धता का ही प्रतिफलन है। चूँकि दोनों ही लेखक श्रीलाल जी के व्यक्तिगत संबंधों में भी निकट थे, इसलिए इन लघु ग्रंथों की प्रामाणिकता सिर पर चढ़कर बोलती है। जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं की रोचकता, उनके संघर्ष तथा जीवन जीने मात्र की आपाधापी उन्हें और बड़ा बनाती है। यह जानकर किसी को भी मुस्कुराहट आ सकती है कि भगवती बाबू 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में फेल होने के कारण प्रोन्नति पद्धति से पास किए गए, हिंदी में फेल हो गए। या नागर जी के फिल्मी जीवन के अभिन्न मित्र किशोर साहू के कारण कुंवारा बाप, आगे कदम और वीर कुणाल में उन्होंने नागर जी ने अभिनय किया। सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि अपने लेखक के चेतन और चेतन में कहीं भी अपनी भाषाई व्यंग की झोंक श्रीलाल जी यहाँ नहीं लगने देते। लिखते समय विषय की केंद्रीयता की शुचिता में बनाए रखते हैं। उनका धैर्य यहाँ मजबूती से खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, इन विनिबंधों के जरिए हम यह भी देख सकते हैं कि श्रीलाल जी की समीक्षा दृष्टि कितनी व्यापक परकाया प्रवेश की सामर्थ्य रखने वाली है तथा जीवन और लेखन जहाँ अवचेतन में एकमेक हो जाते हैं, यह रेखांकित किस प्रकार किया जाता है। इन दोनों रचनाकारों के जीवन और साहित्य लेखन की यात्रा को लेखक मल्ल चाप से चलते हुए पत्ता पत्ता बूटा बूटा छूकर पूरा करते हैं। प्रकाशिकी नीति के अनुसार 80-90 मात्र पृष्ठों में समेटने का छंद श्रीलाल जी ने यहाँ साधा है। जीवन और लेखन को जिस संतुलित गहन में यहाँ शब्दांकित किया गया है, निस्संदेह श्रीलाल शुक्ल के साहित्यकर्म का यह स्मरणीय योगदान है। श्रीलाल शुक्ल ने स्वीकार किया है कि उपन्यास के बाद जो सर्वप्रिय विधा लेखकों की रही है कहानी, वह उन्होंने 30 से अधिक नहीं लिखी है। इनमें से कई आज संभवतः उपलब्ध भी नहीं है। अर्थात विधाओं को अपनाने के मामले में कहा जा सकता है कि कहानी लेखन उनकी प्राथमिकताओं में नहीं रहा। उपन्यास व्यंग ही मुख्यतः उनकी लेखन की विधाएं रही। गद्य में साहित्य सृजन करने वाले लगभग अपवाद लेखकों में श्रीलाल जी कह रहे हैं कि कहानी लेखन को उन्होंने एक प्रकार से अनुमति नहीं दी। हालांकि उनके लेखकीय सक्रियता के वर्षों में हिंदी कहानी लेखन अपने विभिन्न कथा आंदोलनों के चलते कहानीकारों का समझ क्षेत्र बना रहा, मगर श्रीलाल जी की रुचि इस ओर के आकर्षण में नहीं आई। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके लेखन के पूर्वार्ध में उनकी कहानियां व्यंग्यपरक थी, जिनको मुख्य धारा की कहानियों में सामान्यतः नहीं गिना जाता। हालांकि 1983 के बाद का समय वे अपने कथा लेखन का पूर्वज काल मानते हैं। ऐसा इसलिए कि उस कालखंड तक आते आते कथा आंदोलनों का दौर समाप्त प्राय हो चुका था और किसी भी खेमे के
ठप्पे से अपने कथाकार को बचा रख पाना सुलभ हो चला था। यहाँ एक तथ्य हमें चौंका सकता है कि अपने वक्तव्यों या साक्षात्कारों में श्रीलाल जी कहानी की जहाँ भी बात करते हैं प्रेमचंद के नाम का उल्लेख कहीं नहीं करते। चेखव का नाम लेते हैं, मनोज जोशी, उदय प्रकाश का नाम लेते हैं, अर्थात इस विधा को वे व्यापक तरजीह नहीं देते, वैसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। कहानी लेखन के बारे में वह एक जगह ये स्वीकार भी करते हैं कि मेरी कुछ कहानियाँ भी ऐसी हैं जिन्हें आप पढ़ जाइए तो लगेगा कि ये कहानी कम है, उपन्यास के लिए तैयार किए गए नोट्स ज़्यादा, जैसे परिदीन की प्रेम कथा। श्रीलाल जी के इसी कथन को देखें तो मस्तिष्क में कौनता है कि उनकी कहानियों के अंत में पाठक को फिनिश का अभाव खलता है। कथा संसार के वैविध्य का परिचय श्रीलाल शुक्ल की कहानियों का एक रेखांकनीय तत्व है। यदि एक समान कोई धागा यहाँ तलाशना हो तो व्यवस्था के अमानवीय संजाल में फंसा आम आदमी, जो कि अधिकतर अधिकारी संवर्ग से आता है, यहाँ दिखाई पड़ता है। प्राय नागर बोध की ये कहानियाँ शहर में यहाँ वहाँ किसी घटना या दुर्घटना के रूप में उभरती हैं और आरंभ में सहज सी लगने वाली समस्या सिस्टम के दुर्दांत जबड़े में फंस जाती है। कहने के लिए कानून व्यवस्था, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि तथाकथित रूप से मौजूद हैं, मगर सब मानो मौन हैं, कहानीकार के हाथों पोल पट्टी खुलवाने को। भ्रष्टाचार जिस सहजता या कहीं की सज्जनता से उपस्थित होता है, बाहुबल का आतंक जिस स्वाभाविक प्रवृत्ति में समझ खड़ा दिखता है, सब कुछ मानव समाज में स्वीकार्य करने लगता है। इस विषैले और घातक दौर को ये कहानियाँ हल्के तौर पर नहीं, खौफनाक भय के साथ उपस्थित करती हैं। सरकारी अमला किस कदर बेअसरकारी कोर्ट सा है, इन कहानियों में हमारा शर्मसार नागरिक होना सिद्ध करता है। अपने समग्र लेखन की तरह अफसर तथा मातहत कहानियों में भी सिर उठाते उछले जाते दिखाई पड़ते हैं। हाँ, एक बात और कि लेखक का व्यंग्यकार उनकी लगभग सभी कहानियों में अपनी नोक चोंच घुसाए रहता है। उदाहरण के लिए छुट्टियाँ कहानी से एक छोटा सा अंश देखिए। कौन आया है? आज के चिंतन कक्ष और भूतपूर्व अध्ययन कक्ष की कुर्सी पर टेढ़ा होकर मेज से किताबों का मलबा उल्टे हाथ से खिसका मैं खिड़की से बाहर झाँकता, पर मैं जानता हूँ कि फाटक का कौन खिड़की की परिधि में नहीं आता। घड़ी में 11 बज रहे हैं तो ये मिस्टर गूंग होंगे। मैं कुर्सी पर ढीला होकर एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने लगता हूँ जो सिर्फ पन्ने पलटने के लिए छापी गई है। व्यंग उनके पास इस तरह से आता है कि जैसे कोई साइड से कोई कुछ होके निकल जाए। एक कहानी में वो लिखते हैं कि अफसर जा रहा है तो कहते हैं कि अब सरकारी दौरा था तो इसलिए पत्नी का और परिवार का साथ ज़्यादा लाभ। तो इस तरह से उनके व्यंग को मतलब व्यंग के बगैर तो रह ही नहीं सकते। यूँ उनकी कई व्यंग कथाओं को भी कहानी की श्रेणी में छापकर प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि चरित्रवान बाबू की कथा। बहरहाल छुट्टियाँ, सुरक्षा, गंगा, सपोला, सुखान, इस उम्र में, यह घर मेरा नहीं तथा द ग्रैंड मोटर ड्राइविंग स्कूल आदि ऐसी कहानियाँ हैं जो हमारे समाज के पिछड़ेपन और भ्रष्टाचार को सामने लाती हैं। राजनीतिक अनिच्छा और प्रशासनिक निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाती हैं। प्राप्त प्रशासनिक अधिकारों की विलासिता का खुला खेल भी इन कहानियों को प्रामाणिक तत्व और तथ्य है। इन कहानियों का प्रामाणिक तत्व और तथ्य है। मानवीयताओं की जटिल अंतर्ध्वनि यहाँ लेखकीय प्रतिबद्धता से उत्पन्न होती है। श्रीलाल शुक्ल कई स्थलों पर स्वीकार करते हैं कि किसी विचारधारा विशेष के प्रतिभागी रचनाकार वे नहीं रहे, मगर वंचितों के प्रति उनका झुकाव सदा रहा। यह उनकी वचनबद्धता कहानी लेखन में भी दिखाई पड़ती है और ऐसी भावना बनती है कि उन्हें कहानी लेखन को भी अधिक सक्रिय सहचर बनाना अपेक्षित था। श्रीलाल जी ने जो भी लिखा उनके हस्ताक्षर मानो हर पन्ने पर मौजूद है। हर एक शब्द को लेकर, हर शब्द चयन को लेकर, देखो उनकी भाषा का जो उनका ज्ञान था 2-3 भाषाओं का खास तौर से इतनी सटीकता, और इसीलिए उनके उपन्यास जो जिस रूप में हमारे सामने आए, तो कोई भी उपन्यास
मुझे नहीं लगता कि 3, 4, 5 ड्राफ्ट से कम में उन्होंने फाइनल किया। राग दरबारी के बारे में वो कहते हैं कि लगभग 6 सालों में उन्होंने वो लिखा और उसके कई ड्राफ्ट किए। और एक अपने कोड लेख में वो लिखते हैं कि इस उपन्यास को लिखते हुए मतलब मैं जो सामान्य एटिकेट थे जो डाइनिंग टेबल पे बैठने के उसके वो भी भूल गया। तो इतना इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए शायद राग दरबारी ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए उनका शायद लोग प्रेम करते हैं। श्रीलाल जी ने जो भी लिखा उनके हस्ताक्षर मानो हर पन्ने पर मौजूद है। हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा पर उनका विपुल अधिकार था। उनका शब्द चयन अद्भुत था। उनके प्रत्येक पाठक का समान मत अवश्य होगा कि भाषा के जादू से अपने कथानक में वह तत्काल प्रवेश पा लेते थे। यह सुखद संयोग वास्तव में उनके गहन अध्ययन का परिणाम था, जिसे सर्व मान्यता मिली हुई है। श्रीलाल शुक्ल के व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि को जानने के लिए उनके द्वारा दिए गए साक्षात्कारों का पढ़ लेना अनिवार्य है। ममता जी कह रही थी कि साक्षात्कार देने में वो बहुत कैजुअल से थे। वो शायद इसीलिए कि और बल्कि जो उनकी पुस्तक है मेरे साक्षात्कार, उसकी भूमिका में उन्होंने स्वीकार भी किया है कि ये मेरी अंतिम मान्यता ना मानी जाए जो मैं यहाँ उत्तर के रूप में दे रहा हूँ। हो सकता है कि मैं पुनर्विचार करके इनमें कुछ बदलाव। तो उन्हें वो बहुत निजी जीवन में जाना, निजी जीवन के बारे में बात करना उन्हें बहुत पसंद नहीं था। एक मुझे किसी उनके साथ एक बार बैठे थे तो मुझे ध्यान नहीं है कि किस उपन्यास के बारे में वो कह रहे थे। तो ऐसा ही हुआ कि हम ये बहस कर रहे थे कि भाई लेखक के निजी जीवन को क्यों नहीं आना चाहिए, वो पाठकों के सामने भी आना चाहिए और लेखन में भी आना चाहिए। तो उन्होंने किसी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वो आत्मकथा है और इसमें लेखक की एक दुर्घटना में शायद ट्रेन से गिरने पर कुछ उसका मतलब दुर्घटना में उसकी दोनों टांगें चली गई। और वो कहता है कि श्रीलाल जी कहते हैं कि उसका वर्णन उस लेखक ने सिर्फ 1.5 पेज में किया। इतनी बड़ी त्रासदी कि जिस पे अभी सलमान रुश्दी का उपन्यास आया है नाइफ करते वो उस पर हमला हुआ उसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद श्रीलाल जी का अपना एक वो होगा विचार। निजता ये एक अलग सवाल है कि कितनी निजता हमें सार्वजनिक करनी चाहिए लेखक को या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके साहित्य को समझने के लिए उसकी निजता में थोड़ी सी टैक्ट होना मुझे लगता है जरूरी है। श्रीलाल शुक्ल के व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि को जानने के लिए उनके द्वारा दिए गए साक्षात्कारों को पढ़ लेना अनिवार्य है। स्वयं को सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त करना बहुत कम रचनाकारों को आता है। अपने व्यक्तिगत और निजी जीवन को साधारण कहकर अलग करने वाले श्रीलाल जी ऐसे साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों को निराश करते हैं जो अन्यों के लिए पुचकार या पुचकार की हेडलाइंस बनाने के आदी हैं। अपनी पारदर्शी और बेबाक उत्तरावलियों से वे साहित्यकारों को सूचनाओं के रोमांच से बचना सिखाते हैं। अपने पात्रों का चारित्र विकास करने की उनकी प्रविधि देखिए। उनका कोट है, मेरे कथा साहित्य में आज तक कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो किसी वास्तविक व्यक्ति की जीवनी, स्वभाव या प्रवृत्तियों पर आधारित हो। शायद जिन जीवन मूल्यों या स्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए मुझे किसी पात्र की जरूरत है, उन्हें व्यक्त करने के लिए कोई भी वास्तविक व्यक्ति मुझे पर्याप्त नहीं जान पड़ता। कभी किसी एक धुंधले व्यक्तिपरक आधार में कई अन्य व्यक्तियों और कुछ कल्पनाओं को जोड़कर मुझे अपने मन मुआफिक पात्र की रचना करनी पड़ती है। ये उनका पात्र गढ़ने का तरीका था। और अंत में इतना ही कि महान लेखकों का संपूर्ण लेखन एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय वाद्य यंत्र होता है जो किसी भी काल के पाठक की उंगलियों की हरकतों से झंकृत हो उठता है और पाठक आसानी से अपनी सीमा और सामर्थ्य के अनुसार उस साहित्य के बीच अपने लिए एक निजी पगडंडी का निर्माण कर सकता है। अपनी परम पावन मानवता की ध्वनियाँ लेखक पैदा करता है और पाठक अनंत काल तक किसी लेखक को श्रीलाल शुक्ल न कहकर श्रीलाल शुक्ल के संबोधन से पहचानने लगता है।
बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार गौतम जी को, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुभाष चंद्र जी को। मित्रों नमस्कार। मुझे कुछ बात पर बोलने के लिए खड़ा किया गया है, यानी कि शिवलाल शुक्ल माइनस राग दरबारी बराबर शिवलाल शुक्ल का व्यंग्य। मित्रों, 3-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो शेर में पूरा बात शुरू कर रहा हूँ कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये शेर मैंने विशेष मूड में कहा। मैं बात कर रही है मुझे व्यंग पे, और मैं बात कर रहा हूँ शायरी की। शिवलाल जी के पास जिन भी विधाओं में उन्होंने काम किया, क्या वो कहानी पे काम किया, चाहे वो उपन्यास पे काम किया, चाहे वो नाटक, कहा कि नाटक नहीं है, एक कहानी उनकी ऐसी है जो पूरी नाट्य शैली में है। वो राजनीतिक कहानी है, नाम याद नहीं है, वो है। उसके अलावा उपन्यास आप सिर्फ राग दरबारी की बात करते हैं, और जब मैं मैंने इतिहास लिखा है व्यंग्य का, अगर हम लोग जानते होंगे, जब राग दरबारी पर बात चल रही थी और विश्व साहित्य और राग दरबारी के तुलनात्मक अध्ययन पर बात की, तो 1984 ऑरवेल का एनिमल्स और सर्वेंटिस का उपन्यास, पीजी वुडहाउस के बहुत सारे उपन्यास, सीरीज एडवेंचर से लेकर सारे उपन्यास, और जब उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा था, तो मैंने बहुत डरते डरते एक बात कही कि अगर दुनिया में व्यंग्य उपन्यासों की कोई श्रेणीबद्धता निर्धारित हो, तो शायद डरते डरते बोला था, बच्चा था आराम की, शायद शिवलाल शुक्ल का राग दरबारी बेस्ट साबित होगा, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास साबित होगा। लोगों ने इसकी आलोचना भी की, लोगों ने कहा आपने नहीं पढ़ा, आपने वो नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। मैंने कहा कि इतने बड़े कैनवस पर पूरा घाम उतार दिया आपने आजादी की बात का, और कहीं पर भी व्यंग्य की जो शैली है, व्यंग्य का जो शिल्प है, व्यंग्य की जो भाषाई शक्ति है, उसको कहीं भी धूमिल नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये काम किसी भी भाषा के किसी भी उपन्यास में अगर हो, तो मुझे कृपया बताएं, मैं भी अपनी जानकारी बढ़ाना चाहूँ। तो और एक चीज़ और बीच में बात करनी है कि राग दरबारी की बात होती है, मकान की बात होती है, विश्रामपुर का संत की बात होती है, 2 उपन्यासों की बात सबसे कम होती है। एक है सूली घाटी का सूरज, जो उनके बेहतरीन उपन्यासों में से एक है, और दूसरा उपन्यास जिसे राग दरबारी के बाद मैंने सबसे ज़्यादा मन से पढ़ा, उसका नाम है पहला पड़ाव। अगर आप पहला पड़ाव पढ़ेंगे तो आपको शिवलाल शुक्ल का कोई तेवर, कोई शिल्प, कोई शैली काम नहीं है, और वो सब आनंद उसमें आएगा। और मैं समझता हूँ कि ये अगर शिवलाल जी के सारे उपन्यासों में देखा जाए तो ये शायद दूसरा उपन्यास उनका होगा। है मेरी बात उपन्यास को नहीं करनी है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बात कह देनी चाहिए। मित्रों, शिवलाल जी ने उपन्यास को मैंने छोड़ दिया, मैंने चलना है उपन्यास से। शिवलाल जी के पास 2 विधाओं का उन्होंने माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। पहला कहानी का, दूसरा निबंध का। निबंध के बारे में बड़ी अजीब बात है कि जिस व्यक्ति के पास व्यंग्य का सबसे अच्छा शिल्प हो, उनसे टिककर सिर्फ एक व्यक्ति लेते हैं, शरद जोशी। व्यंग्य शिल्प की बात आती है, जिस व्यक्ति के पास व्यंग्य का सबसे अच्छा शिल्प हो, लेकिन और आप जो लोग जो भी व्यंग्य से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि व्यंग्य का जो निबंध होता है, वो विट, आयरनी, प्रतीकात्मकता और सादृश्य विधान चारों का एक समुच्चय बनाकर इस तरीके से रचनाक्रम को पेश करता है कि व्यंग्य की थार भी बनी रहे और निबंध का जो बंधन है वो भी ना टूटे। इस मामले में बड़ी अजीब बात है कि वो व्यक्ति जो शिल्प का मास्टर था, वो बहुत सफल नहीं हुआ। आपको अगर शिवलाल जी के व्यंग्य निबंध देखने हो तो आपको शिवलाल जी के व्यंग्य निबंध नहीं याद आएंगे, लेकिन आपको याद आएंगी, जब भी याद आएंगी आपको शिवलाल जी की व्यंग्य कहानियाँ याद आएंगी।
कारण ये है कि व्यंग कहानी और कहानी के बीच का जो बेसिक फर्क है वो है प्रसंग वक्रता। और अगर आपको बढ़िया व्यंग कहानी लिखनी है तो आपको दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात कि प्रसंग वक्रता बढ़िया हो, और दूसरी बात उसमें आप जो शैलीय उपकरण है, प्रतीकात्मकता है, विट है, आयरनी है, उनका एक इस तरीके का समन्वय बनाया जाए कि कहीं पर भी कहानी के केंद्र से व्यंग न हटे। एक बात मैं और भी कहता हूँ, जो नए लोग हैं वो शायद जान भी लगता कि कहानी और व्यंग कहानी के बीच का जो फर्क है वो इस बात को इस चीज से निर्धारित होता है कि जब व्यंग कहानी के केंद्र में स्थापित होकर कहानी पर छा जाता है तो वो व्यंग कहानी होती है, और जब किसी तरीके से कहानी में व्यंग आ जाता है लेकिन उसके केंद्र में स्थापित नहीं हो पाता तब वो कहानी में व्यंग होता है। और श्रीलाल जी व्यंग कहानी लिखने के निष्णात थे, ये बात मैं नहीं कहता। उनकी कुंती देवी का झोला जैसी कहानी कहती है, उनकी सहारनपुर में कुछ दिन जैसी कहानी कहती है, उनकी अगली शताब्दी का शहर जैसी कहानी कहती है, उनकी एक देहाती की नज़र में शहर के 100 मीटर जैसी कहानी कहती है। और विश्वास मानिए ये कहानी किसी परछाई की कहानी से, किसी शंकरपुर सामवेकर की कहानी से, किसी लतीफ गोपी की कहानी से या किसी सुदर्शन मजीठिया की कहानी से कम नहीं है। कहीं कहीं पर वो किस है। कारण ये है कि प्रसंग वक्रता का तो बढ़िया निर्वाह है ही, कौतूहल जो कहानी का पहली राजकुमार गौतम जी बैठे हैं, रेखा अवस्थी जी बैठे हैं हमारे बीच, ये लोग कहानी और व्यंग और उपन्यास तीनों चीज़ों के मास्टर हैं। ये लोग जानते हैं कि जब कहानियाँ अपनी कौतूहलता को बनाए रखती हैं, जब कहानियाँ अपने समापन बिंदु तक आते आते वो प्रभाव छोड़ती है जहाँ पर कि पाठक एकदम से अचंभित सा रह जाता है, और उसके साथ अगर आप उस धार पर चलते हुए व्यंग को भी साथ साथ अगर आप लेकर चलते हैं तब बढ़िया कहानियों का सृजन होता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास श्रीलाल शुक्ल जैसा कहानीकार, श्रीलाल शुक्ल जैसा व्यंग कथाकार मौजूद है जिसके खाते में इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। और मैं तो सच कहूँ कि मैं देवेश का मामले में बहुत बड़ा आभारी भी हूँ कि हम श्रीलाल शुक्ल को सिर्फ राज दरबारी के कारण जानते हैं, और आप इसलिए जानते हैं कि विश्रामपुर का संघ था क्योंकि उसको व्यास सम्मान मिला, इसलिए भी उसको जानते हैं। बाकी चीज़ों पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। सूरी घाटी का सूर्य से लेके और पहला पड़ाव तक, मकान तक बहुत सारी चीज़ें विस्मित होती चली गई। और सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति जो अपनी व्यंग कथाओं के कारण शायद परछाई के बाद के अगर मैं 5 व्यंग कथाकार लूँ तो मुझे श्रीलाल शुक्ल का नाम उसमें हर बार लेना पड़ेगा। और जब मैंने हिंदी व्यंग का इतिहास लिखा तो इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि श्रीलाल शुक्ल सिर्फ राग दरबारी के लेखक नहीं है, श्रीलाल शुक्ल इस हिंदी के सबसे बड़े व्यंग कथाकार, 3 व्यंग कथाकार अगर मानकर चलूँ तो उनमें से एक है। लेकिन इस बात नहीं हुई। मैं कई तक आदमी का इस बात के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस बात पर बात चली। और मैं चाहता हूँ कि एक बार श्रीलाल शुक्ल को आप उनकी कहानियों से, कुछ किताबें उनकी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से वहाँ उमरावनगर में कुछ दिन में 3 कहानियाँ हैं। विनीता जी बैठी है तो उनको और भी अच्छा लगेगा। उसमें 3 कहानियाँ हैं। कुंती देवी का झोला, उमरावनगर में कुछ दिन, और एक रचना जिसको लेके श्रीलाल जी की आलोचना बहुत हुई, उसका नाम है मम्मी जी का गधा। अगर आपको याद हो तो वो मम्मी जी का गधा नाम की कहानी है जो बिल्कुल पारिवारिक तरीके की कहानी है। मुझको अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा लग रहा है कि श्रीलाल जी ने अपने बच्चे से जोड़कर कुछ कहानी ऐसी लिखी जहाँ पर वो अपने बच्चे की शरारतों को उनको रेखांकित करना चाह रहे थे। लेकिन उस कहानी की सबसे जो बड़ी क्वालिटी है, देखिए वो कहानी निजी संबंधों की कहानी है, अपने पारिवारिक रिश्तों की कहानी है, लेकिन वो कहानी
पारिवारिक रिश्तों की कहानी कहते कहते तब वो व्यंग में चले जाते हैं, और तब वो उनका व्यंग हादसे के साथ साथ आता है, आते 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 अंत तक आते आते समापन बिंदु तक आते आते ऐसी चुटकी काटता है कि आपको लगता है देखो साहब, गाड़ी जा तो रही थी हादसे की पटरी पर, लेकिन जब उसका स्टेशन आया तो स्टेशन पर वो गाड़ी व्यंग के प्लेटफॉर्म पर रुकी। ये एक बड़े रचनाकार की बहुत बड़ी क्वालिटी भी होती है। इस मामले में भी शिवलाल जी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, असल में शिवलाल जी पर राज दरबारी पर तो शायद 2-4 दिन बोल सकता हूँ, और शिवलाल जी पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको उनको सारा पढ़ना पड़ता है। अगर आपने राज दरबारी पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्य से लेकर कमलेश पांडे तक, रजनीकांत शुक्ल तक, नारायण जी तक, कंजाले से आई मीनाक्षी स्वामी तक, मीनाक्षी जी तक, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने एक राज दरबारी पढ़ा और उसके बाद जितना शिवलाल जी का जन साहित्य मिला सारा पढ़ लिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमने उपन्यास पढ़ लिए, हमने उनका जो बाकी कथा साहित्य था, हमने उमराव नगर में कुछ दिन, अगली शताब्दी का शहर, ये सब किताबें पता नहीं कहाँ चली। कारण कि राज दरबारी हमारे माथे पर, हमारे सिर पर इस तरह से हावी हो गया कि हमने बाकी चीज़ों पर ध्यान देना ही सोचा। लेकिन मैं समझता हूँ कि साहित्य अकादमी की जो पहल है, ये पहल आने वाले समय में भी इस रूप में भी है कि शिवलाल जी का विशेष रूप से व्यंग कथा साहित्य का नए सिरे से मूल्यांकन हो, उनको दोबारा से पढ़ा जाए और पाठक देखें कि शिवलाल शुक्ल ने सिर्फ राज दरबारी नहीं लिखा है, विश्रामपुर का संत या मकान ही नहीं लिखा, सोनी घाटी का सूरज ही नहीं लिखा है, उन्होंने कुंती देवी का झोला और एक देहाती की नजर में शहर के 100 मीटर जैसी बेहतरीन व्यंग कथाएं भी लिखी हैं। मित्रों, बीच में मैं चाहता हूँ कि मैं इन व्यंग कथाओं के कुछ अंश आपको इसलिए मैं सुनाऊँ कि प्रथम वक्रता है, कौतूहलप्रियता है, समापन बिंदु की श्रेष्ठता है, भाषाई कौशल है। भाषाई कौशल के तो मास्टर है शरद जोशी के बाद, शरद जोशी और शिवलाल जी 2 भाषाई कौशल के मास्टर है, शैलीय संतुलन के मास्टर हैं। विटर ऑरेनी के खेल जितने शिवलाल जी और शरद जोशी ने खेले हैं, फिर तो ना परसाई के हैं, ना रविन्द्रनाथ त्यागी के हैं, किसी के यहाँ भी नहीं। लेकिन हम बस वहीं जाकर रह गए। मैं कुछ अंश में आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैंने निकाले अपने से। समय ज़्यादा तो नहीं हो गया है? रचना का शीर्षक है देहाती की नजर में शहर के 100 मीटर। अंश देखिएगा कि पार्क के फाटक पर कई पोस्टर चिपके थे। उनमें सबसे बड़ा विज्ञापन था सिनेमा में चुंबन की समस्या पर विचार गोष्ठी। पढ़ने से पता चला कि मुंबई के कई मनीषी और कलाकार इस शहर के मनीषियों और कलाकारों के साथ बैठकर सिनेमा में चुंबन की समस्या का चुंबन करने वाले हैं। मेरे पामों में, अब देखिए व्यंग कहाँ से शुरू होता है, मेरे पामों में तो रिया के बच्चों की उंगलियों की ठिठुरन थी, मेरे पीछे असंख्य काली हाउसों का गोबर और फर्जी प्राइमरी स्कूल की गर्द थी, मेरे पीछे 98% हिंदुस्तानियों की भीड़ थी जो सिनेमा में चुंबन की भीषण समस्या के बारे में अनजान थे। इस विज्ञापन ने जैसे अकड़कर मुझसे कहा, तुम मेहनतों के लिए खाना पीना, कपड़े मकान यही सब समस्या है, तुम चुंबन जैसी असली समस्या को कैसे जान सकते हो। चिढ़कर मैंने फाटक से विज्ञापन फाड़कर नाली में फेंक दिया। फाटक की दीवार पर तब लिखा हुआ मिला यहाँ पर विज्ञापन चिपकाना मना है। व्यंग कहाँ से जाता है, हास्य के साथ चलता है, हास्य का उस समय तक इस्तेमाल करता है जब तक कि वो उसकी उपयोगिता है, और जहाँ उसकी उपयोगिता खत्म होती है वहाँ व्यंग का तीखापन, वहाँ व्यंग की प्रखरता, व्यंग का जो प्रहात्मकता जो है वो अंत में आ जाती है। ये एक
श्रेष्ठ व्यंग्य की पहचान भी होती है। श्रेष्ठ व्यंग्य करुणता उत्पादक इसी कारण भी कहा जाता है। एक और देखें, एक निर्लिप्त भावुक की कथा। संगीत से ही विश्व का कल्याण होगा, इस यकीन पर खड़े होकर उन्होंने पहले हारमोनियम बजाया, फिर सितार बजाया, फिर वायलिन बजाया, और ये तो उनके बजाए बजे नहीं, उन 4-5 वर्षों में पेट का भोंपू इतनी जोर से बजा कि उनकी महिला मित्र ने ही उन्हें सलाह दी कि समाज सेवा का कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। तब उन्होंने समझ लिया कि उन्हें रोटी चाहिए, वे समाज को खा नहीं सकते, खाने के लिए तो रोटियां ही चाहिए। तो ये जो एक गली से, हास्य की गली से, अंग्रेजी में हमारे विचार में अच्छा लग रहा है, अब हास्य की गली से व्यंग्य की गली में प्रवेश करते हैं और कहीं पर भी उस लय को नहीं टूटने देते। जो कहानी का आपका एक संस्कार है, जो कहानी की बद्धता है, आवश्यकता है, उसको आप कहीं नहीं टूटने देते, और अंत तक आते आते आप बाकी सब चीज़ों को, हास्य को, विष को, आयरनी को, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते करते जब अंत तक आते हैं, तब आपके पास 3 चीज़ें बचती हैं। या तो बचती है करुणा, या बचती है खीर, या बचता है आक्रोश। और जब आप ऐसी रचनाओं की सृष्टि करते हैं, तब सही मायने में शुद्ध व्यंग्य पैदा होता है। और शुद्ध व्यंग्य पैदा करना, शुद्ध व्यंग्य कथा पैदा करना आसान नहीं है, और ऐसे ही आसान नहीं है श्रीलाल शुक्ल होना। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष सुंदर जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए डॉक्टर रेखा अवस्थी जी। और साथियों, सबसे पहले मैं श्रीलाल जी की स्मृति को नमन करती हूँ और साहित्य अकेडमी का आभार कि उन्होंने 2025 जाते जाते उनके 100 वर्ष पूरे होते होते उनकी जन्म शताब्दी में उनको याद कर लिया। संभवतः दिल्ली में ये दूसरा प्रोग्राम है। सबसे पहला प्रोग्राम 2005 में जब वो 80 वर्ष के हुए थे, तो श्रीलाल जी के प्रशंसकों ने और उनके मुरीदों ने एक कमेटी बनाकर उनका एक सार्वजनिक सम्मान किया था, जिसमें उसको अमृत महोत्सव कहा गया। और उस पर एक बड़ी किताब जीवन ही जीवन, श्रीलाल शुक्ल जीवन ही जीवन प्रकाशित हुई। उसके बाद से शायद दिल्ली में ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें कि श्रीलाल जी का सार्वजनिक इस तरह से उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पे ये संगोष्ठी होनी चाहिए थी, उन पर विचार विवेचन होना चाहिए, वो शायद एक दिन में और इस तरह के समायोजन के साथ या इस तरह की प्लानिंग के साथ संभव नहीं है। क्योंकि श्रीलाल जी जैसे रचनाकार, जिसकी हर रचना भिन्न हो, जिसने इतना वैविध्यपूर्ण साहित्य लिखा हो, उस पर इस तरह की एक संगोष्ठी पर विचार भी नहीं हो सकता। अखिलेश जी यहाँ बैठे हैं। वास्तव में तो अखिलेश जी ने ही सबसे पहले श्रीलाल जी को तत्वों का अंक निकाल के, अपना पहला अंक निकाल कर उनको मैं ये कहूँगी कि उन्होंने साहित्यिक दुनिया में जहाँ वो हरदम उपेक्षित किए गए, अलग किए गए, जैसा कि रघुवीर साहब ने लिखा है यहाँ से वहाँ की भूमिका में, कि पानी पाड़ों ने उनको हरदम श्रेष्ठ साहित्य से अलग रखा। और उसमें अखिलेश जी की बहुत बड़ी भूमिका है और आज वो यहाँ पर है, इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। और एक तरह से उनका मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनको याद कर रही हूँ।
तो आज जो संगोष्ठी हुई उसमें मुझे लगता है कि शिवलाल जी को, जो शिवलाल जी नहीं चाहते थे, उसी को सबसे ज्यादा, जब से मैं आई हूँ, मतलब मैं जब आ रही थी तो नित्यानंद जी नीचे उतर के जा रहे थे और यहाँ आकर जो मैंने 2 व्याख्यान सुने और अभी भी जो 2 व्याख्यान सुने, तो मुझे लगा जो शिवलाल जी नहीं चाहते थे वही उनको सबसे ज्यादा उससे नवाजा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने को व्यंग्य लेखक नहीं कहा। मैं बात यहीं से शुरू करूंगी, क्योंकि उनको, उनके चाहे जितने साक्षात्कार देख लीजिए, चाहे उनका अपना जो लेखन देख लीजिए, उसमें उन्होंने बराबर अब व्यंग्य को एक शैली माना और यहाँ तक कहा है कि अगर किसी लेखक को आप व्यंग्यकार कहेंगे तो आप उसका परिसीमन कर रहे हैं, उसको आप एक खांचे में बांध रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर हरिशंकर परसाई को केवल आप व्यंग्यकार कहेंगे तो जब विश्वनाथ त्रिपाठी उनको स्वतंत्र भारत की आवाज कहते हैं, तो आप कैसे इस बात को व्याख्यायित करेंगे और लोगों को के आगे उसको कह सकते हैं कि जो एक स्वतंत्र भारत की आवाज है, जो आपकी आजादी की एक आवाज है, जो एक व्यवस्था पर, तमाम सामाजिक कुरीतियों पर और तमाम उन आदिम मनुष्य की प्रवृत्तियों पर जो आघात करके आपको एक बेहतर समाज की और बेहतर इंसान की जो एक तस्वीर पेश करना चाहता है और एक जो वो कर रहा, वो कैसे आप कहेंगे कि ये इसके लिए कर रहा। व्यंग्य उनका कहना था कि हरदम से जो है वो साहित्य का एक हिस्सा रहा है, वो लेखनी का एक, अपनी बात कहने का एक तरीका है, कोई वो विधा नहीं है। हर उसमें बार बार उन्होंने कहा है कि वो विधा नहीं है। और रघुवीर सहाय की अगर वो भूमिका आप पढ़ते हैं, बहुत छोटी सी 2 पेज की भूमिका है यहाँ से वहाँ में, जो उन्होंने 1970 में लिखी थी, कि ये आज तो ये स्थिति है कि हर साहित्य का हर लेखन कुजात हो चुका है, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, सब में व्यंग्य का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए खाली व्यंग्य की, वो बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बहुत बड़े लेखक थे, वो बहुत बड़े चिंतक थे, वो बहुत अच्छे सब देश प्रेमी थे, जो चाहते थे उनका समाज, उनका देश कैसा हो, किस तरह का आदर्श समाज हो। सुचीर सिद्धार्थ को इंटरव्यू देते हुए ये बात भी कही है कि हम आदर्श समाज के लिए विध्वंस करते हैं, हम इन विसंगतियों पर उंगली उठाते हैं, ना कि हम केवल चोट करके। और उन्होंने बताया है कि व्यंग्य लेखकों में भी कितने स्तर के, कितने श्रेणी के लेखक हैं। यहाँ तक कि उन्होंने शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी इत्यादि को भी ये कहा है कि ये हास्य के चक्कर में पड़कर अपनी धार को, अपनी आक्रामकता को कुंद कर लेते हैं, ये परसाई की श्रेणी में नहीं पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो लोग बहुत जल्दबाजी में व्यंग्य को हास्य तक ले आना चाहते हैं, उसका स्तर इस तरह ले आना चाहते हैं, वो लोग कभी साहित्य का और समाज का, क्योंकि साहित्य किसके लिए, मनुष्य को समाज के लिए, क्योंकि बार बार उन्होंने कहा कि समाज विमुख होकर भी साहित्य नहीं लिखा जा सकता। इस बात को, और हम बराबर हम लोग कहते हैं, जो मुक्तिबोध ने कहा था कि साहित्य जो है सभ्यता समीक्षा है, और वो सभ्यता समीक्षा मनुष्य के विकास के साथ साथ देश के विकास और देश के उस पर समाज की आदतों पर भी निर्भर करता है, जो विकास किस तरफ हो रहा है। इसलिए व्यंग्य को लेकर मुझे लगता है कि इस तरह केवल उनको व्यंग्य के माध्यम से याद करना और जिस तरह के समाज के निर्माण की उन्होंने कोशिश की है और किस तरह की है, किन शैलियों में की है, किन टूल्स के जरिए की है, कौन कौन से नए उन्होंने इदारे गढ़े हैं, रास्ते बनाए हैं। जैसे कि उन्होंने अपनी कहानी में, उपन्यास की बात नहीं करूंगी, यद्यपि उनके 2 बड़े प्रमुख उपन्यास यहाँ
किसी ने भी उनका नामोल्लेख नहीं किया। वो है अज्ञातवास और दूसरा उपन्यास है राग विराग। दोनों ही एक स्त्री जीवन से जुड़ा हुआ उपन्यास है, स्त्री के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ, और स्त्री की किस तरह वैवाहिक जीवन में भी उसको किस तरह छोड़ दिया जाता है, किस तरह उसका उत्पीड़न किया जाता है, उस पर अज्ञातवास है। और राग विराग जो है, कैसे दलित समाज में जो शिक्षा का अभाव है, जो चिकित्सा का अभाव है, उसके कारण जब एक लड़का आगे बढ़ता है तो उसके लिए कितने कितने अवरोध हैं। किसकी, और वो जब किसी तरह आता है तो अंत में चाहे वो विदेश चला जाता है फेलोशिप के, पर वो बाद में जब आता है तो कहता है कि अभी भी इस देश में मच्छर की समस्या, मलेरिया की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, HIV की नहीं। ये फार्मा कंपनियों का जो सारा का सारा व्यापार को की वृद्धि और नई नई दवाइयाँ बनाकर उनको महंगे बेचने का जो तंत्र है, उसको पीछे रखकर ये लिखा गया उपन्यास है, जिसमें दलित जीवन की पूरी कथा किस तरह कही गई है कि दलित जीवन में शिक्षा और उनके समाज का, उनके विकास का क्या हाल है। तो इस तरह जब हम श्रीलाल जी के इन उपन्यासों को देखते हैं तो उपन्यासों की बात तो छोड़िए, यहाँ तक कि अगर हम आज हमारा सेशन जो है वो कहानी और उनके अन्य विधाओं पर केंद्रित है, तो उनकी कहानियों को भी हम लें तो वो अद्भुत कहानियाँ हैं। उनकी कहानियों की जो विशिष्टता है, वास्तव में जब मैं ध्यान से देखती हूँ और मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरह की कहानियाँ लिखी हैं, उनका विकास तो बिल्कुल नई पीढ़ी में आके उदय प्रकाश वगैरह ने किया। जिस तरह के उन्होंने विषय लिए हैं अपनी कहानियों में, शुरुआती कहानियां जो उन्होंने 45 से 47 के बीच लिखी हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो उनका जो गहरी उनकी सूक्ष्म दृष्टि है, और जो देश और समाज के लिए जो उनके मन में बुलबुलाहट है, उथल पुथल है, उसको बदलने की जो वो है, यद्यपि वो मानते हैं कि साहित्य से कोई समाज बदलने वाला नहीं है, पर लेखक के पास जो उसकी कलम है उससे ही वो यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करेगा, ना कि वो कहीं किसी भावलोक में जाकर व्यक्त करने से कोई बात बनती है। तो ऐसी स्थितियों में आप जो है उनकी पहले की कहानियां ने, जिसमें सरदर्द, जिसमें उन्होंने अपने संग्रह में वो शुरुआती कहानियों में से 2 कहानियां दी हैं, और एक तीसरी कहानी उन्होंने जो 63 की लिखी हुई है वो इस उम्र में जिंदगी नाम से। तो सरदर्द में भी आप देखिए, और जो दूसरी कहानी है अपनी पहचान, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह, यद्यपि वो बहुत गहरे स्तर पे, तब तक उन्होंने खुद लिखा है कि गहरे स्तर पे मैंने जाकर नहीं छानबीन की थी, पर मेरा ये प्रयास हरदम रहा है कि जो ऐसे लोग जो अपनी पहचान कहानी है, उस कहानी में क्या दिखाया कि एक व्यक्ति थोड़ा शिक्षित होकर एक ऑफिस में नौकरी पाता है, तो वो जिस समाज से आया है, जिस वर्ग से आया है, उससे अपने को विशिष्ट समझने लगता है। और जब वो आटा पिसाने के लिए उसकी पत्नी कहती है तो उसको बड़ा संकोच होता है, अरे मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं आटा पिसाने कैसे जा सकता हूँ। और जब उसको घर की मजबूरी में जाना पड़ता है तो वो रास्ते में किस किस तरह की बातें सोचता है, और वहाँ जाकर जो मजदूर लोग आए हुए आटा पिसाने, उनसे कैसे दूर खड़ा होता है। और जब एक मजदूर उसको इस बात के लिए टोकता है और कहता है कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है, इसके मतलब कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए कि वो आपकी तरह हमको नीचा समझने लगेंगे, तब उसको समझ में आता। और घर में जो अगले दिन उसको किसी पार्टी में जाना है, किसी अपने अधिकारी की शुद्ध सिल्क की कमीज पहनकर उसको बॉक्स में सबसे नीचे रख देता है। तो अभी यहाँ किसी ने कहा कि वो समाधान नहीं देते। समाधान देना लेखक का काम नहीं है। श्रीलाल शुक्ल मानते हैं कि लेखक को सजग बनाना, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं लिखता कि लेखक पाठक हमें डूब जाए। हमारे वो पात्रों के साथ जो व्यक्ति शैली है, वो पाठक और पात्र को अलग अलग, वो अपने पात्रों को रिड्यूस नहीं होने देते। पाठक जो है वो पात्र में रिड्यूस नहीं होगा,
वो अलग रहेगा ताकि उसकी क्रिटिकल फैकल्टी लागू होती रहे, वो देखता रहे कि ये सब हो क्या रहा है समाज के अंदर। चाहे अब जिस कहानी को उठा के देख लीजिए, वो कहीं भी इस तरह भावुक श्वास में कहानी नहीं लिखते, जैसे कि तमाम कहानियां होती हैं, पढ़ते पढ़ते हम रोने लगते हैं या करुणा जगती है, क्रोध आता है, पर हम धीरे धीरे समझते हैं ये सब हो क्यों रहा, ये कौन सी नीतियां हैं, ये कौन सा मॉडल है विकास का जिसके कारण ऐसा हो रहा है। चाहे उनकी जो कहानी, आप यहाँ तक की जो दुराचरण कहानी है, दुराचरण कहानी में पूरी कहानी कह जाने के बाद अंत में पता चलता है कि उस पासी जो नेतहु पासी है उसको इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि जो प्रिंसिपल का भतीजा है वो गणित में कमजोर है और वो उससे पढ़ता है और दोनों बड़े अच्छे दोस्त है। तो एक उच्च जाति का सवर्ण बच्चा जो है वो एक दलित के साथ कैसे दोस्ती कर सकता है। तो चाहे वो उसको बता रहा है, पढ़ा रहा है, उससे 8वीं क्लास में और भतीजा 9वीं क्लास में है, पर उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है और कोई नहीं उसको के गैर हाजिर रहा। जब उसकी इतनी सिफारिश जाती है, कुंवर जी हैं जो बाद में विधानसभा के स्पीकर भी बनते हैं, उनकी सिफारिश पर भी उसको नहीं लिया जाता है स्कूल में और बताया नहीं जाता, बस क्या वो आता नहीं है, पढ़ता नहीं है। और उसका दुराचरण, तो ये चेखव की शैली और ब्रेख्त की शैली दोनों को अपने ढंग से हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने ढाला है, कहीं वो अनुकरण नहीं करते। और ऐसी रचनाएं लिखने में व्यंग्य आएगा ही आएगा। व्यंग्य उनके लिए, व्यंग्य जो है वो रोचकता कहानी की बनाए रखने के लिए और तीव्रता बनाए रखने के लिए, इंटेंसिटी को बनाए रखने के लिए, ताकि हम उसमें जो है भटके नहीं, उसके अंदर बैठ जाएं। तो उस शैली को हमें पहचानना चाहिए और उसकी विशिष्टता को हमको पहचानना चाहिए। इस दृष्टि से जब हम श्रीलाल शुक्ल के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो उनका एक बड़ा वितान, उनका एक बड़ा विजन हमारे सामने आता है। उस विजन को आज देखने की जरूरत है कि जो उनका साहित्य है, इसीलिए सुबह में ये बात हो रही थी, दोपहर में जब आई, वो कितने प्रासंगिक हैं आज भी। चाहे उनका जो उपन्यास उठा लीजिए, चाहे उनकी जो कहानी, उनकी जो उमराव नगर में कुछ दिन की बात एक कहानी है, उसमें श्रीलाल जी जो मम्मी जी का गधा भी पारिवारिक कहानी नहीं है, वो तो कहानी को उठाने का एक तरीका है, एक शिल्प है। क्योंकि आप कई बार घर घर में होता है कि बच्चे को हम गधा कहते हैं, क्या तुम गधे हो, समझ में नहीं आ रहा तुमको। हर माँ बाप बेवकूफ हो, गधे हो, उल्लू हो, इस तरह की विशेषण हम घर में लगाते रहते हैं, बड़े कॉमन है। पर उसको कोई पड़ोसी मजाक बनाने लगे या बाद में उसी का किस तरह विस्तार है कि वो लड़का आज जो गधा कहा जाता था वो एक गधे की वजह से कितना बड़ा नेता बन जाता है। ये कैसा हमारा समाज है, क्योंकि वो कंप्यूटर टेक्निकल या कहीं का टेक्निकल नौकरी करता है तो सारी हड़तालें हो जाती हैं उसके पक्ष में जब उसको सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि वो अपना लॉन बचाने के लिए, जिसमें गधा घुस आया है और लॉन खराब किए दे रहा है, वो जब नहीं भागता है तो वो उस पर बंदूक चला देता है आवेश में आकर। और वो कैसे कि तब उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम आज भी किसी की दुलत्ती झाड़ रहे हो, क्योंकि तुम राजनेताओं के और निहित स्वार्थों के प्यादे बन गए हो। उमराव नगर में कुछ दिन जो कहानी है उसमें पूरे विकास के मॉडल का ध्वस्त किया गया। वो पत्रकार हैं, उसमें पत्रकार बनकर गए हैं अपने एक मित्र के पास साथ, और वहाँ उमराव नगर के विकास को देखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने स्वतंत्रता के बाद उसको एक विकास आदर्श गांव विकसित करने के लिए उसको सूचीबद्ध किया। ये आज भी हो रहा है, पर उन गाँवों का क्या हाल है हम सभी जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। वही हाल उमराव नगर में कुछ दिन उसके माध्यम से बताते हैं कि आप ये कहना नीतिगत छोड़ दीजिए कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हम
इसको कमीशन को हटाएंगे, हम विकास करेंगे, हम गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि आप साफ साफ कहिए कि हम ठेकेदारों से समन्वय करेंगे तब विकास होगा। अपनी नीति को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये मल्लाह और ये किसान समझ जाते हैं कि जितनी बार आप कोई विकास का योजना प्रस्तावित करते हो, उसको घोषित करते हो, यहाँ 20-25 कोटियां लोगों की बन जाती हैं। विकास किनका हो रहा है? इनका विकास हो रहा है। तो वो बातें किस तरह कही गई, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो वो स्त्रियों का किस तरह शोषण करते हैं, चाहे राजनीतिक प्रतिष्ठान हो वो स्त्रियों का किस तरह, वो फूलमती के माध्यम से जिनको सिया दुलारी बनाया गया, फिर अब वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के माध्यम से किसी राजनीतिक प्रचार के लिए, आध्यात्म का प्रचार जिसको वो अध्यात्म कहती है, के प्रचार के लिए जा रहे हैं। और भी उनकी कहानियां, जो इस उम्र को ले लीजिए, सुखांत कहानी को ले लीजिए, तो पर एक प्रश्न आप उठाएंगे कि फिर उनके जो इतने व्यंग्य लेख हैं उनको हम क्या कहेंगे, आप भी तो व्यंग्य लेख कह रहे हैं। तो वो स्थितियों को नजर में रखकर जो हमारे समाज की तमाम, जैसे कि उन्होंने लिखा सदाचार का ताबीज में, या परसाई की और बहुत सारी किताबें हैं, उस तरह की वो टिप्पणियां हैं एक तरह की, जिनमें उन्होंने पूरा का पूरा देश का इतिहास लिख दिया। अगर देश का कोई वास्तविक इतिहास जानना है, सामाजिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास और स्वभावगत इतिहास, जो मध्य वर्ग का स्वभाव है, जो उच्च वर्ग का स्वभाव है, और जो गरीब जनता का स्वभाव है कि वो किस तरह सारी चीज़ों पर विश्वास करती है। अगर आपने उमराव नगर में कुछ कहानी पढ़ी है तो उसमें वो मंत्री कहता है कि आप इतना कहिए कि देश में घूसखोरी और बेईमानी बढ़ रही है, पर 37% जनता अभी भी जो है वो ईमानदार है। तो जो कथन आया कि वो कहता है कि वो थोड़े दिन में वो भी वैसी हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। आप किसी स्कूटर वाले से कहिए कि भैया तुम ज्यादा ले रहे हो, कहता आप हमारे ज्यादा लेने को कहती हैं, आप जो बड़े बड़े लोग इतना खा रहे हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहने जाती हैं। तो इस तरह की चीजों को अगर हम नहीं देखेंगे और उनके उस विस्तार को, उनके उस विजन को हम नहीं समझेंगे, उनके उस दृष्टि को हम नहीं समझेंगे, तो हम कहीं न कहीं उनको खांचों में बांधने लगेंगे। इसके लेखक अपनी नज़र से, अपने विस्तार से, अपने लेखन शैली से महत्वपूर्ण होता है। और इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो श्रीलाल शुक्ल एक अप्रतिम लेखक, उनका लेखक पूरे हिंदी साहित्य में एक अलग निशान लेकर खड़ा हुआ है। उनके लेखन की नकल करना बहुत मुश्किल है। जैसे ये बात भी सही है कि परसाई के लेखन की बहुत नकल हुई, पर श्रीलाल जी की नकल अगर आप कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मनोहर श्याम जोशी ने भाषागत जो उनका तिलस्म जो खेल है व्यंग्य करने का, उसको अपनाने की कोशिश की है। पर क्या मनोहर श्याम जोशी उतने सफल हुए जितने श्रीलाल जी सफल हुए? जैसे कि कुरकुर स्वाहा की वो भी बड़ी तारीफ करते हैं। वकील सम्मा के उपन्यास एक चूहे की मौत की उन्होंने बहुत तारीफ की। यहाँ तक कि ममता कालिया ने जब उनसे पूछा कि आप इतना व्यंग्य लिखते हैं और कौन सा व्यंग्य आपको सबसे पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे तो बेघर पसंद है। तो ममता कालिया एकदम चौंक गई अपने उपन्यास, उनका जो साक्षात्कार है। तो उन्होंने कहा मैं व्यंग्य लेखन बोले, आपका बेघर क्या है? कहते वो कारुणिक त्रासदी है, पर उसमें व्यंग्य कितना है? बेघर कौन लोग बेघर है? या इसी तरह उन्होंने और कई लोगों का बताया है। अखिलेश चले गए उनकी निर्वासन उपन्यास और उनकी कई कहानियों को, उदय प्रकाश की कई कहानियां। इसलिए अगर हम देखें कि साहित्य में व्यंग्य का कितना सफल उपयोग, कितना सार्थक और सचेत उपयोग, ये सचेत उपयोग और सार्थक उपयोग जो है वो करने में हमारे सामने तीन रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण है।
उनको टीम में हरिशंकर परसाई है, श्रीलाल शुक्ल है और रघुवीर सहाय है कविता में। आप रघुवीर सहाय को क्यों नहीं कहते कि वो व्यंग्य कवि है? उनका आधे से ज्यादा साहित्य जो है वो उसमें क्या है? तो रघुवीर आप कविता में नहीं कहोगे। आज विश्वनागर की कविताएं आप पढ़िए या बहुत सारे लोगों की कविताएं पढ़िए, संजय कुंदन की कविताएं पढ़िए। लोग अपनी कविताओं की धार तेज करने के लिए व्यंग्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या वो व्यंग्यकार हो जाएंगे, व्यंग्य लेखक हो जाएंगे? श्रीलाल जी कहते हैं कि व्यंग्य रचना लिखने के लिए आपकी विचारधारा और आपका लक्ष्य बहुत साफ होना चाहिए, क्योंकि वो व्यंग्य को आलोचना मानते हैं। व्यंग्य आलोचना है। आज कितने व्यंग्यकारों की हिम्मत है कि वो व्यंग्य लिखकर आलोचना करें? तो इसलिए जब हम समेकित मूल्यांकन की दृष्टि में जाते हैं तो हमें एक लेखक के पूरे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। मुझे देवेश जी बता दें कि और कितना समय है, क्योंकि बातें तो इतनी ज़्यादा है कहने को कि वो लगातार कही जा सकती है। जैसे कि मुझे एक बात का राजकुमार गौतम ने जो कहा है तो नागर बोध और नागरिक शर्मसार हो जाते हैं। हम शर्मसार नहीं होते हैं। हमको हमारे आगे खुलासा होता है जिन बातों को हम उतनी तीव्रता से नहीं समझ पाते, और तब ये खुलासा हो गया हम उसका प्रतिरोध, ये व्यंग्य हमको प्रतिरोध करना सिखाता है, हमको शर्म नहीं सिखाता, हमको प्रतिरोध करना सिखाता है, उस चीज का विरोध करना सिखाता है, उस चीज के फर्क से दूसरे चीज को, आदर्श को देखना सिखाता है। तो इसलिए प्रतिलोम रचना, ये भी आप देखिए कि वो खलनायक चरित्र क्यों लेते हैं। वो कहीं जैसे सपोला कहानी में एक अधिकारी दवाइयों के खरीद में पकड़ा जाता है, जांच हो जाती। अब वो कई कोशिश करता है कि बड़े अधिकारी उसको बचा लें, नहीं कोई बचा पा रहा, तो उसको एक गुस्सा आता है। तो गुस्सा किस पे आता है? अपने अधीनस्थ पीए को। उसको लगता है किसी ने पोल खोली होगी, क्योंकि जब पीए को जांचकर्ता बुलाते भी हैं तो वो झूठ नहीं बोल पाता। कहीं न कहीं लोगों की कहीं कोई आत्मा बची रह जाती, उसी आत्मा को वो हमारे सामने खोल के रखते हैं। एक और ये है और एक और ये, तब वो उससे बदला लेना चाहता है, और वो बदला लेने के बहाने वो इतना उस उन्माद में चला जाता है, उस साइकोसिस में चला जाता है कि वो एक सड़क में साइकिल पर चलते हुए लड़के को ये समझ के कि यही पिए है, उसको अपनी मोटर से कुचलने की कोशिश करता है। तो ये शर्मसार होना नहीं है, आपको सतर्क करना, सचेत करना, और एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखनी है कि आप चाहते क्या हो। हम अपने अंदर से खुलते हैं कि हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे, क्या ऐसे समाज में या जो इससे बेहतर समाज हो। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे महान लेखक का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम एक पूरा विजन सामने रखें, ना कि उसके साहित्य को एक छोटे से खांचे में देख उसको हम समझने की कोशिश करें, बल्कि उसके लिए बहुत बड़ा साँचा हमको चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी को। देखो, किसी लेखक की जन्मशती पर आयोजित समारोह के बहाने हमारा यही उद्देश्य होता है कि उसके संपूर्ण रचना संसार को हम एक बार फिर से विजिट करें, क्योंकि पहले से नहीं उसे पढ़ा है तो उसकी तरफ सब लोगों का जाए, ताकि लोग उसको पढ़े, बुझे, समझे, उस पर विचार करें। और इसी दृष्टि से हमने यह संगोष्ठी भी परिकल्पित की थी, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि उनकी संपूर्ण रचना संसार पर बात हो सके। हालांकि
जिस तरह से अपेक्षित था उस तरह से हमारे कुछ एक वक्ताओं ने भी कहा कि नहीं इस पर बात नहीं हो पाई, उस पर बात नहीं हो पाई। तो अक्सर ऐसा हो जाता है। हमने भी परिकल्पना करते हुए ये देखा कि जब हम बात करते थे कि भाई उपन्यास पर बात करनी है तो हर व्यक्ति जो है चाहता था कि हम राग दरबारी पर ही करें और किसी दूसरे उपन्यास पर नहीं करें। या फिर आप देखिए कि अलग सब्जेक्ट देने पर भी हम अपने जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको छोड़ करके भी हम राग दरबारी पर बोलने के लिए तत्पर है कि नहीं हमारा क्या विचार है राग दरबारी के बारे में। तो ये जो एक जैसा शुरू में से इस बात को महसूस किया गया कि हर लेखक का जो है कोई एक सिग्नेचर रचना जिस तरह से हो जाती है और उसी के लिए उसको याद किया जाने लगता है, बाकी चीज़ें छूटती जाती हैं। राजकुमार गौतम जी ने भी उसको इशारा किया, रेखा जी ने भी कहा, सुभाष सुंदर जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा। तो ये स्थितियाँ आती हैं, लेकिन इस तरह के समारोह साहित्य अकादमी ने तो एक आयोजन किया है, अभी दूसरी संस्थाओं के लिए भी अवसर है। उम्मीद है कि और भी इस तरह के आयोजन होंगे और वह इस कवि को पूरा किया जाएगा जो उनके ऊपर कुछ पत्रिकाओं के यदि विशेषांक आए तो उसमें भी ये बात हो सकती है कि जो छुटी हुई चीज़ें हैं उस पर बात हो और वहाँ इस चीज़ के लोभ से बचा जाए कि नहीं मैं इसी पर क्यों बोलूँ, मैं राग दरबारी पर भी बोलूँगा। तो इस चीज़ की उत्साह रखने की उम्मीद हम रखते हैं कि विद्वान इसको पालन करेंगे। और रेखा जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही, ये जो संगतियों का जो चित्रण है उसका बोध जो है पाठक या श्रोता किस रूप में करते हैं। परिहास भी हो सकता है, परिहास के रूप में भी उसको लिया जा सकता है, कभी कभी इस तरह का भी हो सकता है। कुछ संसार भी कुछ लोग हो सकते हैं और कुछ लोगों में इस तरह की सचेतनता भी आ सकती है कि नहीं ये विसंगति ठीक नहीं है, इसको कैसे दूर किया जाए। और भी छायाएं हो सकती हैं और भी तरह की जो है का बोध हो सकता है। तो इस तरह से लेखक जो है अपनी अलग अलग तरह की व्याप्तियाँ जो है अपने पाठकों को छोड़ जाता है, अपने प्रभाव छोड़ जाता है। और यह क्रम बना रहे इसी उम्मीद के साथ साहित्य अकादमी की तरफ से हम उनकी जो वक्ताओं का आज की संगोष्ठी में उपस्थित सारे वक्ताओं का और आप सभी श्रोताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे आगे के कार्यक्रमों में भी आपकी इसी तरह से उपस्थिति बनी रहेगी। अकादमी द्वारा गद्य को लेकर के एक विशेष आयोजन 20 सितंबर को किया जा रहा है। 20 सितंबर को सारे दिन का आयोजन होगा। तो उम्मीद करेंगे कि गद्य के जो प्रेमी लोग हैं वो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। और 3 सितंबर को एक कार्यक्रम कर रहे हैं रचना पाठ का 5:30 बजे, जिसमें 4 महत्वपूर्ण रचनाकारों को हमने कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है। तो उस आयोजन में आपकी उपस्थिति बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।